अच्छा जी, आज हम पढ़ेंगे जी लॉ ऑफ डिमिनिशिंग कॉस्ट। डिमिनिशिंग कॉस्ट मतलब कि कॉस्ट डिमिनिश हो गई है, कम कॉस्ट कम हो गई। ठीक है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग कॉस्ट कम, खर्चा कम। ठीक है, तो ये किस चीज़ का एक अल्टरनेटिव है? ये है लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न। लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न का अल्टरनेटिव क्या है? लॉ ऑफ डिक्रीजिंग कॉस्ट। ठीक है, एक हमारे पास जैसे इसका भी टेबल बिल्कुल वैसे ही बनेगा। एक फिक्स फैक्टर हमने ले लेना है जो कि है हमारे पास मशीन्स की। हमने इसको लॉ को अप्लाई करने के लिए हमने उसको अप्लाई मशीन्स के जो हमारे पास नंबर्स हैं उनको पढ़ाना नहीं है, उनको फिक्स रखना है। दूसरा हमारे पास है वेरिएबल फैक्टर जिसमें हमारे पास आ जाता है जी अच्छा, क्योंकि इसमें है अब लेबर्स। तो वेजेस जो लेबर की हैं, वो जितने भी लेबर्स लगा रहे हैं वो सब लेबर्स की वेजेस फिक्स हैं। लेकिन उनके जो नंबर्स हम लगा रहे हैं, पहला मजदूर है, दूसरा है, तीसरा है, चौथा है, पांचवा है। ठीक है, तो मार्जिनल प्रोडक्ट पेमेंट्स ऑफ शूज़। तो जो शूज़ बन रहे हैं वो जो पहला 5 मशीनों पे पहला एक मज़दूर जो काम कर रहा था वो 4 शूज़ बना रहा था। दूसरा मज़दूर हमने लगाया, वही 5 मशीनें हैं। शूज़ अब कितने हैं? अब हमारे पास 6 शूज़ हैं। ठीक है, फिर हमने तीसरा मज़दूर जब लगाया, मज़दूर हमने बढ़ा दिया, थर्ड मज़दूर है अब हमारे पास। और लेकिन फिक्स फैक्टर में हमारे पास क्या है? मशीनें 5 ही हैं। मज़दूर ने कितने भी पेयर्स ऑफ शूज़ बनाए हैं? मज़दूर ने जो तीसरे पे है उसने 8 पेयर्स ऑफ शूज़, पहले ने 4, दूसरे पे 2 और बढ़ गई। उसने अपने तो किया लेकिन 2 हमें एक्स्ट्रा बना के दिए हैं शूज़। ठीक है, 4 4 4 4 5 6। ठीक है, 6 इसने बनाई। जो हमारे पास पांचवा था, थर्ड था, उसने 8 बनाए पेयर्स। ठीक है, चौथे मजदूर के आने पे हमें और ज़्यादा फ़ायदा हो गया, इतना ज़्यादा कि 8 से 10 तक हम 4 मजदूर लगाए हैं और 4 से हमारी प्रोडक्शन 10 तक अब पहुंच गई है। ठीक है, ये इस वजह से भी होता है क्योंकि जब सिस्टम ज़्यादातर लोग होते हैं तो कभी कभी मशीन्स को ऑपरेट करने में हेल्प हो जाती है। ठीक है, वर्किंग टाइम ज़्यादा हो जाता है। सही है, और हेल्प भी कह सकते हैं, टाइम ज़्यादा हो सकता है प्रोडक्ट में। और कभी कभी अगर मशीन्स उतनी है लेकिन अगर क्योंकि ऑपरेट करने वाला अगर कोई इंसान है कि वो बीमार है, छुट्टी पर है, तो लेबर्स क्योंकि ज़्यादा हैं तो उसका जो डिडक्ट होगा उसकी छुट्टी का वो कम हो जाएगा। हमारे पास सेकंड लेबर, थर्ड लेबर तो मौजूद होंगे ना। ठीक है, तो लेकिन जो ओवरऑल हमारी जो प्रोडक्शन है, मार्जिनल प्रोडक्शन होती है कि हर पिछले में से अगली ऐड होती जाए। तो ये तो बढ़ रही है हमारे पास। हर मजदूर पे हमने लगाया फिक्स फैक्टर वही है, मशीन हमारे पास, मजदूर हमने एक चौथा था तो एक और लगाया, 5 हो गए। 5वें मजदूर ने हमें काम करके दिया तो ज़्यादा करके दिया। ठीक है, ये लगातार मजदूर बढ़ाने की वजह से हमारी जो प्रोडक्शन है शूज़ की वो बढ़ रही है। क्योंकि हमारे पास लॉ ऑफ डिमिनिशिंग कॉस्ट है तो इसमें हमने डिमिनिशिंग कॉस्ट, अब हमारे पास खर्चा कितना है? एक जूते को बनाने में खर्चा कितना है? हमने उसको कितने मजदूर थे और बनाए कितने हैं? ठीक है, वो ले कितने कितने में वो ले रहा है और कितने में वो बना रहा है। ठीक है, कितने में वो बना रहा है? वो 4 जोड़े 200 में बना रहे। तो प्राइस को हम डिवाइड कर देंगे प्रोडक्ट पर। ठीक है, प्राइस डिवाइडेड बाय प्रोडक्ट। उसने इतनी प्राइस ली और इतने प्रोडक्ट हमें बना के दिए तो खर्चा हमारे पास 50 रुपया आ गया। फिर उसने इतनी ही प्राइस ली, ठीक है, और बनाकर हमें 6 दिए तो उसका हमारे ऊपर खर्चा कितना आ गया? 33। फिर उसने पैसे लिए 200, बना के 8 दिए तो 200 को 8 पर डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट हमारे पास आ जाएगी 25। ठीक है, इसी तरह आपने फिर करना है 12 उसने बना के दिए, पैसे उसने 200 लिए, बना के उसने 12 दिए। 200 डिवाइडेड बाई 12, ठीक है, 200 डिवाइडेड बाई 12 तो हमारे पास कॉस्ट आ जाएगी। ठीक है, इनको से डिवाइड करते हैं, कॉस्ट को प्रोडक्ट पे डिवाइड करेंगे, सॉरी वेजेस को कॉस्ट प्रोडक्ट पे डिवाइड करेंगे तो आपके पास मार्जिनल कॉस्ट आ जाएगा। सही है,
इसमें सिर्फ एक ये टेबल आपके पास इंक्लूड है। हाँ, पिछले में जो लॉ ऑफ हमने पिछले टॉपिक में जो पढ़ा था वो टॉपिक था लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रेवेन्यू। ठीक है, वहाँ पे आपने सिर्फ अपने एक फिक्स फैक्टर बनाना था, एक अपने लेबर्स के जो यूनिट्स थे वो इंक्रीज़ करते थे और आपके जो प्रोडक्शन है वो भी साथ में इंक्रीज़ होनी थी। डिमिनिशिंग कॉस्ट में सब कुछ यहीं तक है। सिर्फ आपने इसमें कॉस्ट बताने कि आपकी कॉस्ट लाजमी गिरनी चाहिए। ठीक है, कॉस्ट फाइंड करने का फॉर्मूला ये है कि आप उसकी जो वेजेस हैं आपने वेजेस एज्यूम कर लेनी है। कोई भी आप वेजेस अपनी तरफ से एज्यूम कर सकते हैं। वेजेस को आपने डिवाइड कर देना है मार्जिनल प्रोडक्ट को। तो ये भी हर प्रोडक्ट सिर्फ बढ़नी चाहिए लेकिन हो ये एज्यूम आप ही की तरफ से, बस अगली बढ़नी चाहिए और बहुत बड़ी तादाद में भी ना हो, बस मैक्सिमम तादाद से ये बढ़नी हो। तो आपने एक लेबर इतने पैसे ले रहा है और इतने बना रहे हैं तो उसके आप पैसों को और उसकी जो जितनी मिकदार में चीज़ बना रहे हैं उस पर डिवाइड करते जाना है। ठीक है, वेजेस को प्रोडक्ट पे डिवाइड करें। तो आपके पास ये टेबल आ जाएगा इसकी। हाँ भाई, हम आगे पढ़ते हैं एप्लीकेशन ऑफ द लॉ। ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ द लॉ मतलब ये लॉ ये कहाँ पर अप्लाई होता है। ठीक है, किन किन चीज़ों पर हम लोग लॉ ऑफ डिमिनिशिंग कॉस्ट, हमारी जो कॉस्ट है चीज़ प्रोडक्ट को बनाने की, वो किस किस चीज़ के ऊपर अप्लाई होती है, किधर किधर हमारे जो ख़र्चा है फैक्ट्री का वो कहाँ पर कम होता है। ज़रूर बताए जहाँ जहाँ पे कम होगा वहाँ ही ये लॉ लगेगा। तो कहाँ पे खर्चा कम होता है, लार्ज प्रोडक्ट पे ऑब्वियसली कम होता है। तो हम इसमें वो डिस्कस करते हैं। जनरली we observe that the law of increasing return and law of diminishing cost applies in the industries since industrial sector of an economic the reasons for this are as follows। जैसे जो हम हमारे पास लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न और लॉ ऑफ डिमिनिशिंग कॉस्ट, अब मैंने आपको बताया था कि ये दोनों एक दूसरे के अल्टरनेटिव है, एक ही चीज़ है दोनों के। ठीक है, इसको समझ लें या उसको समझ लें, कॉस्ट कम आएगी तो भी फ़ायदा है और अगर मुनाफा ज़्यादा होगा तो भी फ़ायदा है। ठीक है, तो ये जो दोनों हैं ये दोनों एक दूसरे के क्या हैं, अल्टरनेटिव हैं। कॉस्ट अप्लाइज ये दोनों इंडस्ट्रीज़ वहाँ होती है जहाँ पे मशीन से और टेक्नोलॉजी यूज़ होती हैं, वहाँ पर ये लॉ लगता है। ठीक है, तो हमारे पास पहला जो पॉइंट है हम उसको डिस्कस करते हैं जी। बिग मशीन्स आर यूज्ड in an are used in an industries which are already indivisible। जो बड़ी मशीनें इंडस्ट्रीज़ में काम करती हैं जो कि आर यूजुअली इंडिविजिबल। ठीक है, जो ये इंडिविजिबल होती हैं, इंसान उसको चला रहा होता है। हिंस ईच एडिशन यूनिट ऑफ लेबर मेक्स मोर प्रोप्रिएट यूज़ ऑफ दिस मशीन्स। जैसे है वो, क्योंकि मशीनें बड़े पैमाने पे हम लोग जब इंडस्ट्रीज़ में काम करते हैं तो बड़ी मशीनें हम लोग यूज़ करते हैं। बड़ी मशीनों को कोई ना कोई इंसान ही यूज़ करे ना, तो इंसान जब हम यूज़ करते हैं तो हर एक बंदा है, फिर हम लोग हर यूनिट्स जो लेबर्स जो मज़दूर हैं उसके जो हम लोग नंबर ऑफ़ लेबर्स हैं वो हम लोग अगर बढ़ाते जाएँ तो जो मशीन के ऊपर हमारा जो काम है द एप्रोप्रिएट यूज़ ऑफ दीज मशीन, जो मशीनों का इस्तेमाल है वो एप्रोप्रिएट हो जाता है, मतलब बेहतर इस्तेमाल होता है उससे मशीनों का। ठीक है, इन दिस वे marginal product keeps on increasing particularly at the initial stages of production। ठीक है, बड़े पैमाने पे हमारी जो प्रोडक्शन होती है वो कीप और राइजिंग मतलब वो बढ़ती ही जाती है, क्योंकि हम जितने भी लेबर्स लगाते जाएंगे मशीन पर हमारी जो प्रोडक्शन है वो इतनी ही इंक्रीज़ करती जाएगी। ओके, दूसरा ये लॉ लगता है जी। इन इंडस्ट्रीज गुड्स एंड सर्विसेज आर प्रोड्यूस एट लार्ज स्केल ड्यू टू विच इट गेट्स इंटरनल and external economics of scale। these cost of productions tends to fall। ठीक है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होती है जिस वक्त हम लोग जो इंडस्ट्रीज़ होती हैं अपने बड़े स्केल पे बनाते हैं। ठीक है, इंटरनल जो जिस वक्त हम बड़े पैमाने पे बनाएंगे तो या तो हम प्रोडक्शन बढ़ा देते हैं, बंडल्स में चीज़ लेते हैं, तो
हमें, और जो एफिशिएंट लेबर हमें मिलती है, एफिशिएंट एक बंदा होगा तो वो 10 बंदे पे भारी होगा, ठीक है। तो बड़े पैमाने पे हमें एफिशिएंट लेबर मिलते हैं, ठीक है। 10 बंदों को हम लोग 1 लाख देंगे, वही हम एक बंदे को 20,000 या 15,000 देंगे, डेट्स प्रॉफिट ना, हमें मुनाफा है। चीज़ भी हम बंडल पे लेंगे बड़े पैमाने पे, लार्ज स्केल में, तो वो भी हमें डिस्काउंट में मिलेगी। तो ये भी हम दोनों चीज़ें जब हम बड़े स्केल पे बनाते हैं तो ये दोनों चीज़ें वहाँ पर बड़े स्केल पर अप्लाई होती हैं। जिस वक्त हमारी जो प्रोडक्ट की कॉस्ट है, एफिशिएंट लेबर है हमारे पास, हमें चीज़ सस्ते बंडल्स में मिल रही है, तो हमारी जो कॉस्ट है वो फॉल हो जाएगी। अगला हमारे पास है जी इंडस्ट्रीज़ operates under the principle of a division of labor and a specialization due to which marginal product of labor increase। जो है इंडस्ट्रीज ऑपरेटेड अंडर द प्रिंसिपल ऑफ डिविजिबल ऑफ लेबर। जब इंडस्ट्रीज होती हैं वो जो काम कर रही होती है, वो जो मशीनों को लगाना, पैकिंग करना, और फिर उसको आगे डब्बों में पैक करना, फिर लिफाफों में पैक करना, फिर मशीनों को ऑपरेट करना, ठीक है। ये जितने भी डिवाइड हुए होते हैं मज़दूरों के काम, तो उसमें मज़दूर क्योंकि स्पेशलिस्ट हो जाते हैं अपने काम, एक ही बंदा है उसने बस जो प्रोडक्ट मशीन में से बन के, जैसे लेस के पैकेट्स अगर बन के लेस बाहर आ रहे तो उसने अगर वो 6 मंथ भी लगाए तो वो एक्सपर्ट हो जाएगा। तो वो फिर अपने काम को एक्सपर्टली अपनी महारत के साथ करेगा, ठीक है, बगैर गलती के। तो इसमें भी गलती नहीं करेगा तो प्रोडक्ट इसी तरह इंक्रीज़ करेगा। अगर लेबर अच्छा काम करेगा, काम को सही तरह से करेगा दिल लगा के, तो प्रोडक्शन जो हमारी इंक्रीज़ है, तो वो भी लॉ वहाँ पर क्या होगा, अप्लाई ऑफ द लॉ हो जाएगा। हमारा अगला है जी इंडस्ट्रीज ऑपरेट इन द कमांड ऑफ ह्यूमन बींग्स एंड दे फॉर नेचर climates do not match influences the production level which keeps on rising। जब जो क्योंकि इंडस्ट्रीज मतलब कारखाने जो छत के अंदर ही समझो काम हो रहे हैं, तो मशीनों पे काम है, कोई अगर लेट्स सपोज कपड़ा बना रहा है कोई इंडस्ट्री, तो मौसम चाहे बारिश हो ना हो, गंदम वगैरह तो नहीं है ना कि उगेगी, फसल तो नहीं उगाई हमने कि सब्ज़ी जल जाएगी, क्योंकि इसको ह्यूमन बीइंग्स ऑपरेट कर रहे हैं। एक बंदा अगर बीमार है तो दूसरा आ जाएगा। हम लोग लेबर चेंज कर सकते हैं, लेकिन और कोई भी जो क्लाइमेट का इफेक्ट है वो भी इसमें नहीं होता, कोई भी मौसम का तासुब भी इसमें नहीं होता। बंदे हमारे पास सप्लाई अगर कम है तो सप्लाई भी बढ़ा सकते हैं। इसी तरह ये रीज़न है कि इसमें कोई भी डिप्रेशन वगैरह इतना ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं होती है, जिसकी वजह से हमारा जो इंक्रीजिंग लॉ है और लॉ ऑफ डिक्रीजिंग कॉस्ट है, ये अप्लाई होता है इन फैक्टर्स पे, ठीक है। जो कि कौन कौन सी हैं, बिग मशीन्स की वजह से यह फ़ायदा होता है, ठीक है। गुड्स और सर्विसेज बड़े पैमाने पे बनाए तो फ़ायदा होता है। स्पेशलिस्ट लेबर हो तो फ़ायदा होता है। और हमारे पास क्या है, क्योंकि आदमी का काम है और आदमी बीमार हो जाए तो बदला लेंगे, काम तो नहीं रुकेगा, काम रुकता नहीं है तो फिर काम बढ़ता ही जाता है। Okay, it should be noted that it should be noted here that production level under the law of increasing return increase only up to the certain extent after the entrepreneur attains optimum level of production. The marginal production falls with each additional unit of labor। The marginal production fall with each addition of production, ठीक है। ये वही है जो हम पॉइंट्स ऊपर डिस्कस कर चुके हैं कि इस लॉ में जैसे भी प्रोडक्शन हम लोग एक्सटेंड करते हैं, बढ़ाते हैं, तो एंटरप्रेन्योर को क्या होता है, फ़ायदा होता है। ऑप्टिमम लेवल ऑफ प्रोडक्शन, वो हाई रेट तक अपनी प्रोडक्शन को बढ़ा सकता है, ठीक है। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न, इसकी थ्योरी पढ़ लेते हैं। व्हेन द यूनिट ऑफ अ वेरिएबल फैक्टर, जैसे कि हमारे पास एक कोई यूनिट होती है वेरिएबल फैक्टर, जिसको हम चेंज कर सकते हैं, जैसे लेबर को हम बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं, एंट्री कर सकते हैं उनकी, और उन्हें काम से निकाल भी सकते हैं। कि हम एक एंटरप्रेन्योर के पास छोटी होती है तो इसको हम वेरिएबल कर देते हैं, और इंक्रीज जो अगर हम बढ़ाएँ टू काम के लिए विद द फिक्स्ड फैक्टर, फिक्स फैक्टर मशीन से एक ही रखिए, लेकिन लेबर उसके ऊपर हम बढ़ाते जाएं।
of production, the marginal product tends to fall. जो हमारी जो प्रोडक्शन है अगर वो कम हो जाए, द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न। तो जो हमारे पास जो प्रोडक्शन है, जो हम चीज़ प्रोडक्ट बना रहे हैं, अगर वो गिरने लग पड़े, ठीक है, हम लेबर भी लगा रहे हैं काम पर, और हम लोग एक फैक्टर जो कि फैक्टर्स कोई भी हम ले सकते हैं, लैंड लेबर कुछ भी ले सकते हैं, उसको हमने फिक्स रखा है, मजदूर बढ़ाते जा रहे हैं, लेकिन जो हमारी जो प्रोडक्शन है वो फॉल कर रही है। तो क्या होगा, दिस टेंडेंसी इज इन प्रोडक्शन विल बी कॉल्ड द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न। ये जो टेंडेंसी है ये कहलाएगी हमें मुनाफा कम आना या नुकसान होना का। डिमिनिशिंग रिटर्न हमें अपनी जो हमारे पास जो आउटपुट आ रहा है वो डिमिश मतलब आउटपुट कम मिले हमें, ठीक है। आउटपुट कम मिले तो ऑब्वियसली हमें क्या है, लॉस हुआ है, नुकसान है। ओके, अब हम पढ़ेंगे, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट लॉ ऑफ प्रोडक्शन। अच्छा, दिस इज कॉल्ड द यूनिवर्सल लॉ ऑफ प्रोडक्शन because it applies in all production sectors after the firm attain the optimum level of प्रोडक्शन। ये क्योंकि ये यूनिवर्सल है, जैसे ही यूनिवर्सल लॉ है, क्योंकि कोई भी फर्म जिस टाइम ऑप्टिमम लेवल ऑफ प्रोडक्शन यानी कि अपने प्रोडक्शन को बढ़ाती है, तो हर चीज़ की तो एक हद है ना, क्या कोई चीज़ आसमान से भी बाय तो नहीं ना अपनी प्रोडक्शन को लेकर जा सकते, एक लिमिट है, वो अपनी प्रोडक्ट बना रहे हैं प्रोडक्शन की, तो लोग ख़रीद रहे हैं, तो एक लोगों की भी डिमांड लिमिटेड है और एक सप्लाई भी लिमिटेड है। जिस टाइम वो अपनी जो रिटर्न है, फ़ायदा है, वो उसको एक लेवल तक पहुंच चुकी होते हैं, हाईएस्ट लेवल तक पहुंच चुके होते हैं, तो उसके बाद उसको नेचुरली एक लॉ है कि वो गिरता है, उसको गिरना ही होता है। ये अब आगे एंटरप्रेन्योर पर है कि वो मज़ीद अपनी यूनिट्स बढ़ाता जाए उसी फिक्स फैक्टर पर, तो मज़ीद लॉस होता जाएगा। और अगर वो फर्स्ट 3 स्टेप्स पर ही अपनी प्रोडक्शन रोक दे, पहले फ़ायदा हुआ तो फर्स्ट 3 स्टेप्स पे रोक दे, तो वो उसका अपना राइट है, ठीक है। तो एक लिमिट तक इन्होंने ये बात बताई है कि वो एडिशन यूनिट पे एक हद होती है कि वो एक फ़ायदा ले सके, उससे ज़्यादा तो उसको अगर वो यूज़ करेगा, एडिशन यूनिट यूज़ करेगा, तो उसको नुकसान होगा। इस सारे में ये डिस्कस हुआ। नीचे उन्होंने डेफिनेशन दी हुई है फ्रॉम मार्शल की। Okay, with each additional unit of a labor and capital applied to be given price of a labor, total production increase at a diminishing rate, that is marginal product falls, provided therefore it is no change in agricultural technology। ठीक है, ये कहते हैं कि ये ज़्यादातर लॉ जो होते हैं टेक्नोलॉजी पे अप्लाई होता है। अगर टेक्नोलॉजी पे कोई चेंज नहीं आया, एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी में सनती जो टेक्नोलॉजी है उसमें कोई चेंज नहीं आया, तो फिर ये लॉ लगेगा, ठीक है। अच्छा, व्हेन वी नो एक्सप्लेन दिस लॉ विद एन एग्जांपल, ठीक है। सपोज अ फार्मर हैज़ 5 acres of land which is fixed factor of production. He applies the unit of labor and capital one by one on the on the piece of land that is 5 acre. The behavior of production he is supposed to observe is given in the following टेबल इन नेक्स्ट पेज पे बनाया हुआ है, ठीक है। तो ये कह रहे हैं कि हमने सपोज कर लिया है, पीछे उन्होंने बताया था कि हमने सपोज किया है कि 5 एकड़ हमारे पास ज़मीन है, जिसके ऊपर हम 1 by 1 एक लेबर और या कैपिटल को इंक्रीज़ करते जा रहे हैं, मशीनों को या फिर मज़दूर को। हमारी जो मार्जिनल प्रोडक्ट है वो तो गिर रही है, लेकिन जो हमारे पास टोटल प्रोडक्ट है वो इंक्रीज़ हो रही है। इसको आपने इग्नोर करना है, ठीक है। अगर ये आप लोग ना भी बनाए तो डेट्स रिटन, हमारा जो टॉपिक है वो यहाँ तक कवर हो जाता है। और अगर ये भी आपको समझ आ जाए, बस इसको ये है कि पहले फिक्स रहेगी
जो आंसर आएगा उसको इसके साथ प्लस करना है, फिर जो आंसर आएगा उसको इसके साथ प्लस करना है, फिर जो आंसर आएगा उसको इसके साथ प्लस करना है। ठीक है, नेक्स्ट के साथ आपने बस प्लस करके लिखना है। तो अगर ना भी आप लिखें इसको तो हमारा जो लॉ ऑफ मार्जिनल प्रोडक्शन है यहाँ तक होता है कि आपने फिक्स फैक्टर रखा, वेरिएबल फैक्टर को बढ़ाते गए, लेकिन आपकी प्रोडक्शन ये आपने अज्यूम करनी है। प्रोडक्शन को बस नंबर से एक लिखना है, कोई भी नंबर आप लिख लें, अंडर 100 से नीचे नीचे कोई भी नंबर आप लिख लें, उसको बस पीछे पीछे करते जाए, डिसेंडिंग में लिखते जाए कि वो नंबर की तादाद कम हो रही है, तो वो प्रोडक्शन या मार्जिनल प्रोडक्शन यानी कि दैट्स मीन के प्रोडक्शन का जो हमारे पास क्वांटिटी है वो क्वांटिटी कम हो रही है। अच्छा, अकॉर्डिंग टू दिस टेबल व्हेन फर्स्ट यूनिट ऑफ लेबर एंड कैपिटल इज combined with the fixed factor 5 acre, that is 5 acres of land, 22 kg राइस इज़ प्रोड्यूस्ड। ठीक है, जैसे ही हमने कंबाइन किया दोनों फैक्टर्स को, एक फिक्स फैक्टर और वेरिएबल फैक्टर्स को कंबाइन किया, एक मज़दूर था, एक 5 मशीनें थी, तो हमने लगाया तो उसने 5 किलो हमें राइस चावल दिए। दूसरा हमने नेक्स्ट यूनिट ऑफ लेबर एंड कैपिटल, अगले जो यूनिट ऑफ लेबर और कैपिटल थी विद द फिक्स फैक्टर, हमने जब उनके साथ रिलेशनशिप कंबाइन किया तो हमारे पास द एंड कंबाइन एंड कैपिटल कंबाइंड से 25 kg, तो हमें भी क्या मिला 25 kg ऑफ राइस एंड देयरफॉर टोटल आउटपुट ऑफ राइस बिकम 45। लेकिन हमारे पास जो टोटल आउटपुट ऑफ राइस है वो 45 kg है, सॉरी किलो है। दिस इज़ द ऑप्टिमम प्रोडक्शन level buying which are marginal product falls, hence the marginal product of the third unit of लेबर एंड कैपिटल फॉल्स टू 20 kg टू एंड सो ऑन। ठीक है, नेक्स्ट जैसे जैसे हम अपने प्रोडक्शन जो फैक्टर है वेरिएबल फैक्टर वो हम लोग यूनिट बढ़ा रहे हैं तो हमारे जो प्रोडक्शन है वो ऐसे ऐसे गिरती जा रही है। ठीक है, ओके। इसी तरह आप लास्ट में भी देखें वही लेबर वही फैक्टर्स है फिक्स, लेकिन इन्होंने लेबर लगाई है मज़ीद बजाय कॉस्ट बढ़ने के हमारे प्रोडक्ट हमारे 22 से 10 हो गई है। ठीक है, डिक्रीज़ हो गई है। ये लॉ ज़्यादातर अप्लाई होता है एग्रीकल्चर पर, ठीक है, ज़मीनों पर, क्योंकि अगर बारिशें नहीं है, कुदरती वसाइल नहीं है, मज़दूर लगाए, आपने ज़मीन उतनी है, मज़दूर लगाए, काम किया, सब खर्चा किया, लेकिन प्रोडक्ट नहीं बढ़ रही, तो ये कुदरत के ऊपर डिपेंड करता है कि कभी कभी कुदरती एटमॉस्फेयर की वजह से हमारे ये जो मेहनत होती है वो रंग नहीं ला रही होती। इसी को हमने इसमें डायग्राम को टेबल को ग्राफ में हमने शो करना है। आपने ये वैल्यू भी अज्यूम करनी है, बस इसको इन वैल्यूज़ को इस डिसेंडिंग में आपने लिखना है, पीछे पीछे करते जाना है। ठीक है, हर पिछली वैल्यू को आपने लिखना है नंबर से, और ये भी आपने अज्यूम करना है लेबर को बस बढ़ाते जाना है और एक फिक्स फैक्टर लेना है। ठीक है, इसको बनाने के लिए आपने हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे आपने लेना है in this according to this diagram the optimum production level is 25 किलोग्राम। ऑप्टिमम लेवल ऑफ प्रोडक्शन तो 25 है। ठीक है, लेकिन इसके बाद क्या हुआ which is attained by the second unit of labor and capital. After this the marginal product of each unit of labor and capital falls as जैसे ही हमने दूसरे ही अपनी प्रोडक्ट लगाई तो हमारी जो प्रोडक्शन है अपने अगली यूनिट की ईच एडिशन यूनिट ऑफ लेबर, हमारी जो प्रोडक्शन है ईच एडिशन ऑफ लेबर वो गिरती चली गई है। ठीक है, तो जो हमारी 22 से शुरू होके नीचे आ गई है, 22 से शुरू होके हमारे पास आ गई है जी 10 पर हमारी जो टोटल प्रोडक्शन है ईच, ये नीचे लेबर्स हैं। तो हमने फिर अपनी अर्क लगानी है, अर्क को एक नाम दे देना है आई डी और एंड आर। ठीक है, कर्व हमने बनाया है रेफरेंस द एप्लीकेशन ऑफ लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल रिटर्न। ठीक है, आगे इसके अजम्पशंस हैं। ठीक है, assumptions of the law of diminishing return, the application of the law of diminishing return is based on the
फॉलोइंग अजम्पशन, ठीक है। जो हमने पीछे अजम्पशंस पढ़ी थी वो इस चीज़ के ऊपर बेस करती हैं कि fixed factor हो such should be chosen. The unit of a fixed factor of a production should not change. मतलब जो हम लोग प्रोडक्शन यूज़ कर रहे हैं, जो चीज़ मशीन अगर हम लोग यूज़ कर रहे हैं फिक्स फैक्टर हो, ठीक है। जैसे हम लोग अगर काम कर रहे हैं एक ज़मीन के ऊपर, ये हमारे पास ज़मीन है, ठीक है, हमने लेबर लगाई, लेकिन जिस टाइम हम लोग ये वाला लॉ लगा रहे हैं कि अपने लेबर को बढ़ा रहे हैं, हमारी प्रोडक्शन इंक्रीज़ हो या डिक्रीज़ हो, उस दौरान हमारे ये मार्शल्स कहते हैं कि हमारी जो ज़मीन है इसको हम लोग किसी और मुल्क की ज़मीन के साथ ना करें, बल्कि उसी ज़मीन पे हमारा दूसरा भी यूनिट उसी मशीन पर फिर उसी ज़मीन के ऊपर हो, ठीक है। जो फैक्टर हमारे पास फिक्स है वो चेंज ना हो, ठीक है, ना उसका साइज़ चेंज हो, ना उसके नंबर्स चेंज हो, ठीक है, ना उसकी क्वालिटी चेंज हो, वो फिक्स रहे, ठीक है, तब ये लॉ लगता है। अगला वो बता रहे हैं जी ऑप्टिमम प्रोडक्शन लेवल शुड हैव बीन अचीव्ड। अच्छा, अगला इसमें है जी व्हेन द मार्जिनल when the marginal product reaches in highest level, the production is said to be at the optimum level, ठीक है। जैसे हम अपने यूनिट सिखाते हैं तो हमारी जो प्रोडक्शन होती है वो एक हद तक बढ़ जाती है, ठीक है। द लॉ ऑफ diminishing return applies only after the ऑप्टिमम लेवल ऑफ प्रोडक्शन। जो हमारे पास लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न है वो जस्ट उसी वक्त अप्लाई होता है जिस वक्त हम लोग प्रोडक्शन का जो मैक्सिमम लेवल होता है, जो हाईएस्ट लेवल होता है, वहाँ तक पहुँच जाए, तो उसके बाद हम लोग नया यूनिट लगाएंगे तो हमारे क्या होगा, प्रोडक्शन हमारी डिक्रीज़ हो जाएगी, ऊपर से नीचे की तरफ फिर आ जाएगी, एक लेवल तक पहुँचे तो फिर उसके बाद हम अगर उसी पर अपने यूनिट्स बढ़ाते जाएं प्रोडक्शन के लिए, तो वो हमारी प्रोडक्शन क्या होगी, आफ्टर दैट लेवल ऑफ प्रोडक्शन हैज़ बीन अटेंड। नेक्स्ट है जी यूनिट ऑफ ए वेरिएबल फैक्टर शुड बी आइडेंटिकल। जो हमारे पास वेरिएबल फैक्टर है ये हमारे पास आइडेंटिकल हो, एक जैसे हो हमारे पास, ठीक है। अच्छा, ऑल द यूनिट्स ऑफ वेरिएबल factors are assumed to be identical if the subsequent unit of the variable factor are superior, the marginal product will rise। अगर हम लोग अपने जब प्रोडक्शन है जो हम लोग फिक्स फैक्टर के साथ अपने वेरिएबल फैक्टर जो हम यूज़ कर रहे हैं वो मोर एफिशिएंट हो या फिर ज़्यादा हम लोग हाई क्वालिटी की मशीन लगाएं, तो ये ज़रा डिस्टर्ब हो जाएगा, हमारा लॉ अप्लाई नहीं होगा, क्योंकि ये जम्पशंस हैं, रूल्स हैं कि क्या कानून है कि हमारे ये लॉज लगते हैं। तो यूनिट ऑफ वेरिएबल फैक्टर शुड बी आइडेंटिकल। जो हम वेरिएबल फैक्टर ले रहे हैं वो एक जैसे हों, ठीक है, और ये भी फिक्स हैं तो ये फिक्स हों, ठीक है, ये चेंज ना हो। एंड प्रोडक्शन टेक्निक्स शुड नॉट चेंज। हम जो टेक्निक्स यूज़ कर रहे हैं अपनी प्रोडक्शन के वो भी चेंज ना हो, ठीक है। दिस लॉज अप्लाइज पर्टिकुलरली इन द फिक्स इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर, ठीक है। ये ज़्यादातर जो है ये एग्रीकल्चर के ऊपर ये लॉ लगता है, अप्लाइज होता है, वेयर प्रोडक्शन टेक्निक्स डू नॉट चेंज ऑन और नो न्यू टेक्निक्स इज़ इंट्रोड्यूस्ड, ठीक है। इन केस better techniques of productions and new machines and chemical टेक्नोलॉजीज़ आर यूज, ठीक है। अगर कोई भी फसल में कोई भी कीड़े मार दवाई या अगर कोई मतलब है कि हम लगा रहे हैं, मजदूर लगा रहे हैं, मशीन ज़मीन वही है, प्रोडक्शन हमारी डिक्रीज़ कर रही है, कोई जैसे कीड़े को खा जाती है फसल को, ठीक है, या कुछ ऐसा है कि फसल को नुकसान पहुंच रहा है, तो हम लोग अगर मॉडर्न टेक्निक यूज़ करें, ठीक है, वो कोई भी मेडिसिन यूज़ करें, तो एंटीबायोटिक कोई भी जो कीड़े मार की है, तो हमारी जो प्रोडक्शन है वो डिक्रीज़ नहीं होगी, इंक्रीज़ होगी। फिक्स फैक्टर पे लेबल लगाने पे हमारी प्रोडक्शन फिर इंक्रीज़ होगी। तो इस लॉ के लिए अजम्पशन उन्होंने कुछ लगा दिए हैं कि कब वो डिक्रीज़ होगी, कि हमारे जो टेक्नोलॉजी है वो शुड नॉट चेंज, वो चेंज ना हो। ओके, आई होप यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा।
हमने अभी कौन सा लॉ डिस्कस किया था? लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न। ठीक है, इससे पहले हमने लॉ ऑफ डिमिनिशिंग कॉस्ट, फिर हमने डिस्कस किया है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न। ओके, इसके बाद हम डिस्कस करेंगे लॉ ऑफ इंक्रीजिंग कॉस्ट।